आइए सीधा चलते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के इस कॉम्प्लेक्स मेज़ में। आज के इस तज्ज़िये में हम उन डेंस मैक्रो इकोनॉमिक डेटा, आईएमएफ की पॉलिसीज़ और मार्केट फोरकास्ट को आपस में जोड़कर देखेंगे ताकि समझ सकें कि असल में इस वक्त ग्राउंड पर क्या हो रहा है। माशी आदाद-ओ-शुमार अक्सर ड्राई और उलझा देने वाले लगते हैं, लेकिन इन्हीं फिगर्स में इकॉनमी का मुस्तकबिल छुपा है। सबसे पहले इस मैसिव फिगर पर नजर डालते हैं। 4.8 बिलियन डॉलर्स। ये कोई आम नंबर नहीं है। ये वो टोटल क्रिटिकल फंडिंग है जो इस वक्त 2 ऑनगोइंग आईएमएफ प्रोग्राम्स के तहत दस्तयाब है, खास तौर पर हाल ही में 1.32 बिलियन डॉलर्स की नई ट्रांच क्लियर होने के बाद। अगर सच पूछा जाए तो ये रकम मौजूदा माशी मंजरनामे में एक बहुत अहम लाइफलाइन है जिस पर आने वाले वक्त के इस्तेहकाम का काफ़ी हद तक इन्हिसार है। इस तफसीली माशी सूरत हाल को आसानी से समझने के लिए हमने इस एक्सप्लेनर को 5 हिस्सों में बांटा है: मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेफिसिट्स, द आईएमएफ लाइफलाइन, एनर्जी सेक्टर पॉलिसी शिफ्ट्स, इंडस्ट्री एंड ट्रेड प्रॉस्पेक्ट्स और आखिर में मार्केट एंड कॉर्पोरेट आउटलुक। तो चलिए टॉप लेवल इंडिकेटर्स से शुरू करते हैं। पहला हिस्सा है मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेफिसिट्स का। बिग पिक्चर देखी जाए तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुसलसल इस बात पे जोर दे रहा है कि इकोनॉमी की डीप रूटेड कमजोरियों को ठीक करने के लिए सख्त और बुनियादी रिफॉर्म्स के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और यहाँ हमारे सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट आता है। एक तरफ देखें तो फिस्कल ईयर के पहले हाफ में रियल जीडीपी ने 3.8% की पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई, जो कि एक अच्छी खबर है। लेकिन ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ ओवरऑल बजट बैलेंस मार्च आते आते 856.4 बिलियन रुपीस के मैसिव डेफिसिट में चला गया। एक तरफ ग्रोथ हो रही है और दूसरी तरफ इतना बड़ा खसारा, ये इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर हम इन कर्ज के एदादो-शुमार को देखें तो सच में परेशानी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट डेट में साल बसाल 9.3% का इजाफा हुआ है, जिसने टोटल डेट को 80,000 बिलियन रुपीस के मार्क के उस पार पहुंचा दिया है। इतने बड़े कर्ज के पहाड़ को मैनेज करना और साथ ही इकोनॉमी को चलाना आने वाली पॉलिसीज पर यह डायरेक्टली बहुत शदीद दबाव डालेगा। यही दबाव हमें लाता है हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, द आईएमएफ लाइफलाइन। आइए देखते हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर्स हमारी लोकल फिस्कल पॉलिसीज को एग्जैक्टली किस तरह चला रहे हैं। यहाँ सबसे अहम पॉइंट यह है कि आने वाले बजट की मंजूरी के लिए आईएमएफ की कुछ स्ट्रिक्ट शराइत हैं जिन्हें मानो-ऑन लागू करना लाजमी है। इनमें 230 बिलियन रुपीस के नेट एडिशनल टैक्सेस, ताजरों के लिए 1% टर्नओवर टैक्स स्कीम और इस नई स्कीम के लिए तकरीबन 300 मिलियन रुपीस की एनुअल सेल्स थ्रेशहोल्ड शामिल हैं। इन आदादो-शुमार को मीट किए बगैर बजट पास होना नामुमकिन लगता है। आईएमएफ की इस हिदायत का मकसद बिल्कुल वाज़ेह है। उनका कहना है कि फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी और गैस की कीमतें उनकी लागत के बराबर होनी चाहिए ताकि एनर्जी सेक्टर फाइनेंशियल तबाही से बचा रहे। लेकिन साथ ही ये भी क्लियर किया गया है कि लो इनकम हाउस होल्ड्स को डायरेक्ट और टारगेटेड सपोर्ट देकर रिलीफ दिया जाए ताकि इन्फ्लेशन का सारा बोझ गरीब आवाम पर ना पड़े। इसी आईएमएफ डायरेक्टिव की बेस पर तीसरा सेक्शन शुरू होता है एनर्जी सेक्टर पॉलिसी शिफ्ट्स। डोमेस्टिक एनर्जी सब्सिडीज और लेवीज में इस वक्त बहुत अग्रेसिव तब्दीलियां की जा रही हैं। सिर्फ इस एक फिगर पर गौर करें, 45%। इस नए पॉलिसी शिफ्ट का असर ये हुआ है कि पेट्रोलियम लेवी की कलेक्शन फिस्कल ईयर के पहले 9 महीनों में ही जंप करके 1.2 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंच चुकी है। ये वाजे करता है कि नए मेजर्स कितनी तेजी और शिद्दत से इंप्लीमेंट हो रहे हैं ताकि गवर्नमेंट अपनी आमदनी बढ़ाकर डेफिसिट को कम कर सके। आम सार्फिन के लिए इस क्रॉस सब्सिडी के ख़त्म होने का क्या मतलब है? आसान लफ्ज़ों में हुकूमत 140 बिलियन रुपीस की जो ब्लैंकेट गैस प्राइस रिडक्शंस थीं उन्हें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रही है। मई 2026 से शुरू होकर अर्ली 2027 तक ये प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर BISP यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की टारगेटेड इनकम बेस्ड सपोर्ट से रिप्लेस हो जाएगा। चौथा हिस्सा, इंडस्ट्री एंड ट्रेड प्रॉस्पेक्ट्स। कर्ज और स्ट्रिक्ट सब्सिडीज की इन बातों से थोड़ा बाहर निकल कर देखते हैं कि मुल्क में इकोनॉमी को चलाने के लिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ग्रोथ वेक्टर्स में क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं। यहाँ हमें माशी तरक्की की कुछ उम्मीद नजर आती है। एक तरफ बलूचिस्तान में बैरक गोल्ड के साथ अजीम रेकोदिक प्रोजेक्ट के जरिए वाइटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की जा रही है। दूसरी तरफ टेक्सटाइल सेक्टर ने एक्सपोर्ट में $5 बिलियन का इजाफा और 327 बिलियन रुपीस के पेंडिंग रिफंड्स को रिस्टोर करने की तजवीज़ दी हैं, और वो भी डायरेक्ट सब्सिडीज पर डिपेंड किए बगैर। ये इनिशिएटिव्स ग्रोथ के लिए बहुत अहम हैं। लेकिन स्टेट बैंक इस उम्मीद के सामने एक बहुत संजीदा हकीकत रखता है। उनकी इस स्टेटमेंट के मुताबिक मिडिल ईस्ट की वॉर और जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन्स और डोमेस्टिक इन्फ्लेशन टारगेट्स के लिए डायरेक्ट खतरा है। हम ग्लोबली आइसोलेटेड नहीं हैं।
दुनिया में होने वाली डिस्टर्बेंसेस सीधा हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को मुतासिर कर सकती हैं। आखिर में सेक्शन 5 मार्केट एंड कॉर्पोरेट आउटलुक। अब देखते हैं कि ये सारा हैवी मैक्रो इकोनॉमिक डेटा और आईएमएफ की कंडीशंस आखिर हमारी लोकल कैपिटल मार्केट्स और कॉर्पोरेट सेक्टर को कैसे हिट कर रही हैं। जेएस ग्लोबल केस टेक्निकल चार्ट को अगर देखा जाए तो केएसई 100 इंडेक्स में एक टाइट रेंज बाउंड एक्टिविटी एक्सपेक्ट की जा रही है। मार्केट लगभग 1,69,583 के लेवल पर सपोर्ट टेस्ट कर रही है और अपर साइड पर इसे 1,71,300 के करीब ओवरहेड रेजिस्टेंस का सामना है। ये टाइट मूवमेंट दिखाती है कि इन्वेस्टर्स इन मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर बहुत मोहतात हैं। इन टेक्निकल मार्केट फॉरकास्ट को अगर हम इन अपकमिंग कॉर्पोरेट मीटिंग्स के साथ लिंक करें तो पिक्चर मजीद क्लियर होती है। मिड मे में टेक्सटाइल, शुगर और एनर्जी सेक्टर्स की बहुत अहम बोर्ड मीटिंग्स स्केड्यूल्ड हैं। दरअसल इन्हीं मीटिंग्स में ये तय होगा कि फिस्कल पॉलिसीज और टैक्सेस का रियल वर्ल्ड कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर क्या असर पड़ा है। मार्केट को पता चलेगा कि कंपनियां इन सख्त हालात में सर्वाइव कैसे कर रही हैं। तो इन सब हकाइक को एनालाइज करने के बाद जहन में एक बहुत बुनियादी सवाल उठता है। एक तरफ हैवी टैक्सेशन और आईएमएफ की स्ट्रिक्ट कंप्लायंस है और दूसरी तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ की अशद जरूरत। क्या फिस्कल कंसोलिडेशन का ये नाजुक तवाज़ुन मुल्क को लॉन्ग टर्म में एक्सपैंड होने की इजाजत देगा या फिर कर्ज की ये जंजीरें ग्रोथ का रास्ता रोक लेंगी? ये वो सवाल है जिस पर गौर करना हर उस शख्स के लिए लाजमी है जो इस इकोनॉमी का हिस्सा है। आज के इस तज्जिये में शामिल होने का बहुत शुक्रिया।